तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि हमें किसी भी कोड को लिखने के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहला तो हमारा है वेब ब्राउज़र, जिसमें हम गूगल क्रोम का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड नंबर पे यहाँ पर हमारा कोड एडिटर। कोड एडिटर को अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊँ, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पर हम अपने कोड को लिखते हैं। तो कोड एडिटर के तौर पे यहाँ पर हम वीएस कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल क्रोम पर जाते हैं और देन अपना जो भी कोड एडिटर है उसको सर्च करते हैं। मेरे कंप्यूटर में इस समय कोई भी कोड एडिटर यहाँ पर नहीं है, तो मैं यहाँ पर वीएस कोड को सबसे पहले डाउनलोड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडो यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग मैक ओएस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो आप मैक वाला वर्ज़न यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारी डाउनलोडिंग है, वो चालू हो गई है। थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे इसमें कैसे करके फ़ाइल का सेटअप करते हैं, कैसे करके फ़ोल्डर का सेटअप करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारा वीएस कोड है, वो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसको अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बारे में समझ लेते हैं। इसको इंस्टॉल करने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी सेटिंग्स हैं, हम वो ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एग्रीमेंट को यस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने वीएस कोड को कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लोकेशन सेट करना होता है। तो मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर जो भी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे भी इसका एक शॉर्टकट आइकन चाहता हूँ, तो देन यहाँ पर मैं इस पे टिक कर रहा हूँ। अगर आपको अपने डेस्कटॉप पर इसका आइकन नहीं चाहिए, तो नॉर्मली इसे आप अनचेकआउट रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा वीएस कोड डाउनलोड हो गया, ठीक है, और डायरेक्ट ओपन भी हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें वेलकम विंडो मिलेगा, इसे हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि एचटीएमएल क्या होता है और इसके अंदर हमारा वर्क क्या होगा। तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसका उपयोग हम वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए करते हैं। अगर एक तरीके से अगर हम बोले, तो यहाँ पर हम इसकी सहायता से अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम उनसे क्या काम करवाना चाहते हैं। तो अभी जब हम इसके अंदर कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक फ़ोल्डर का सेटअप करना होता है। अब फ़ोल्डर के सेटअप से मतलब मेरा यहाँ पर क्या है, फ़ोल्डर के सेटअप से मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, तो उसके बाद हमें उस कोड के अंदर कोई भी बदलाव करना है, हम उस कोड को कभी वापस से ओपन करना चाहते हैं, किसी को सेंड करना चाहते हैं, या फिर हम उसको देखना ही चाहते हैं, तो हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर का सेटअप करते हैं, जिसके अंदर हम इसमें जो भी कोड लिखें, वो एक जगह पर जाके स्टोर हो जाए। तो यहाँ पर हम सिंपली एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पर फ़ोल्डर का नाम दे दिया HTML CSS डैश कोर्स। तो यहाँ पर ही हमने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। अभी यहाँ पर हमारा फ़ोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है। अब इसे हमें अपने वीएस कोड के अंदर सेटअप करना है। सबसे पहले फाइल मेन्यू के अंदर जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हमें ओपन फ़ोल्डर के नाम से। तो इस टाइप से हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पर हमारा फ़ोल्डर इस समय है। तो हम डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और ये हमारा फ़ोल्डर आ गया। सिंपली क्लिक और देन सेलेक्ट फ़ोल्डर। तो हमने यहाँ पर अपने फ़ोल्डर का सेटअप तो कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर हमें फाइल्स भी बनाना है, जिसके अंदर हम अपने कोड को लिखेंगे। तो फाइल्स बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है, न्यू फाइल्स,
हमें इस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी फाइल का नेम देना है। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट -1 ये नेम अपनी फाइल का इसके ऊपर दे रहा हूँ। अब जब भी हम कोई नेम देते हैं तो उसके पीछे हमें यहाँ पर .html एक्सटेंशन को लगाना होता है, जिससे हम VS कोड को ये बता रहे होते हैं कि हम इसके अंदर जो भी फाइल रेडी कर रहे हैं वो हमारी HTML फाइल होगी। सिंपली एंटर और यहाँ पर हमारा फाइल आपको दिख जाएगा। ये हमारा वर्किंग एरिया होगा जहाँ पर हम अपने सारे कोड्स को लिखेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम अपना फर्स्ट कोड लिख रहे हैं। सिंपली तो ये हमारा फर्स्ट कोड है। अब इसमें हम पहले समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है और इनका यूज होगा कैसे। यहाँ पर मैंने एक बटन रेडी किया है जिसका मैंने नाम दिया है यहाँ पर हेलो। अब इसमें क्या रहता है कि यहाँ पर जो हमारा ये ओपनिंग टैग है, इसको हम ओपनिंग टैग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एक सिंटैक्स रूल है। सिंटैक्स के बारे में अगर मैं आपको आसान शब्दों में कहूँ तो जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल होते हैं। अगर मैं किसी भी शब्द को बोल रहा हूँ या फिर किसी भी सेंटेंस को बोल रहा हूँ तो कभी कभी मुझे जरूरी नहीं होता कि मुझे ग्रामर के रूल्स को फॉलो करना हो। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर हम बकायदा अपने ग्रामर के रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं सिंपली अपनी देसी भाषा में बोलूं आई गो टू मार्केट, तो भी वह ये समझ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पर VS कोड के अंदर क्या रहता है कि जब भी हम कोई भी यहाँ पर कोड लिखते हैं तो हमें सिंटेक्स रूल को फॉलो करना होता है। ये बिल्कुल ग्रामर रूल की तरह होता है, पर इंग्लिश में हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं और इसके अंदर हमें इन्हें बाकायदा फॉलो करना होता है। अगर हम किसी भी सिंटेक्स रूल को यहाँ पर फॉलो नहीं करते तो जो भी हम यहाँ पर काम चाहते हैं वो काम यहाँ पर हमारा पूरा नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर HTML एलिमेंट है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा बीच में वैल्यू है और उसके बाद ये हमारा क्लोजिंग टैग है। जब भी हम कोई भी टैग लिखते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ओपनिंग टैग लिखना होता है। जैसे इसे हम यहाँ पर एंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका क्लोजिंग टैग साथ में आपको प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस हमें एक ओपनिंग टैग लिखना है, क्लोजिंग टैग आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर प्रोवाइड रहता है। हमने यहाँ पर सबसे पहले अपना एक टैग लिख लिया है, बटन एलिमेंट। अब उसके बाद इसने हमें अब उसके बाद इसे हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं और अब इसे हमें देखना है तो वो हम कहाँ पर देखेंगे। तो अगर हमें इसे देखना है तो देखने के लिए यहाँ पर मैं अपने फोल्डर में जा रहा हूँ जो हमने यहाँ पर सेटअप किया था। अब फोल्डर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो फाइल रेडी की थी प्रोजेक्ट 1 करके, वो यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। राइट क्लिक और देन ओपन विथ और देन गूगल क्रोम। तो यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट हो गया हेलो बटन के नाम से। यहाँ पर हमने एक बटन क्रिएट किया है जिसपे हमने नाम क्या दिया हेलो। इस तरीके से हम इसके अंदर कई सारे HTML एलिमेंट लिखते हैं जिनका अपना अलग अलग अर्थ होता है। अगला एलिमेंट यहाँ पर हम लिख रहे हैं एंटर P एलिमेंट। P एलिमेंट का यहाँ पर मतलब होता है पैराग्राफ एलिमेंट। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा माय नेम इज साकिब जैन, Ctrl+S, देन रिफ्रेश और देन यहाँ पर जो भी मैंने पैराग्राफ अपने VS कोड के अंदर लिखा हुआ है वो डायरेक्टली मेरे वेब पेज के अंदर यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हम ये कोड लिख रहे हैं अपने VS कोड के अंदर वो डायरेक्टली हमारे वेब पेज के अंदर शो होते हैं। यहाँ पर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हम क्या काम चाहते हैं और उसका रिजल्ट यहाँ पर हमें वेब पेज के अंदर शो हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज करता हूँ, जैसे अगर मैं P एलिमेंट को ऊपर लिखता हूँ और बटन एलिमेंट को नीचे लिखता हूँ, तो क्या यहाँ पर जो हमारा वेब पेज है इसके अंदर भी इसका ऑर्डर चेंज होगा? तो एक बार चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट, राइट क्लिक, कट, राइट क्लिक, देन पेस्ट। तो यहाँ पर हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसे सेव कर रहा हूँ और देन रिफ्रेश।
तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जब भी हम कोई VS कोड के अंदर कोड लिखते हैं तो वो एक बॉर्डर को फॉलो करता है। इसमें सबसे पहले जो हम कोड लिखते हैं वो हमारे वेब पेज पे सबसे ऊपर दिखाई देता है, उसके बाद जो हम कोड लिखते हैं वो इसके नीचे, और इसके बाद जो भी हम कोड लिखेंगे वो यहाँ पर इसके नीचे शो हो सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर कई सारे लोगों को एक दिक्कत आती है कि जैसे अगर मैं इन दोनों के बीच में स्पेस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से जो मेरा नेम लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ कि ये इससे थोड़ा सा दूर हो जाए, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कर्सर सेट किया और देन यहाँ पर स्पेस देना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने स्पेस दिया, कंट्रोल प्लस एस से, और देन यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंज दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि VS कोड के अंदर स्पेसिंग मान्य नहीं होती। मतलब जब भी हम यहाँ पर कोई भी स्पेसिंग देते हैं तो यह स्पेसिंग का कोई भी फर्क हमारे वेब पेज के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब ये टोटली इग्नोर रहता है हमारा। मैं इसको पहले से नॉर्मल कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर बकायदा एंटर की दे रहा हूँ, फर्स्ट टैब से मैंने यहाँ पर सेव किया और मैं फिर से यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो इसका भी कोई भी अंतर हमारे यहाँ पर वेब पेज के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि जब भी हम कोई भी स्पेसिंग देते हैं तो वह हमारी स्पेसिंग को इग्नोर कर देता है। तो आप यहाँ पर अगर कितनी भी स्पेसिंग दे रहे हो तो उसका कोई भी चेंज हमें हमारे वेब पेज के अंदर दिखाई नहीं देगा। हम यहाँ पर अगला एलिमेंट अपना रेडी कर रहे हैं, ए एलिमेंट, इसको हम एंकर एलिमेंट भी बोलते हैं। इसका उपयोग हम किसी भी हाइपरलिंक को प्रोवाइड कराने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट का लिंक प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्लिपकार्ट और देन सेव। तो यहाँ पर मेरा फ्लिपकार्ट तो आ गया, पर जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा कोई लिंक ओपन नहीं हो रहा है। लिंक ओपन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमें एक एलिमेंट का और इस्तेमाल करना होता है जिसको हम HTML एट्रीब्यूट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको कर्सर रखना है, देन स्पेस और href आपको टाइप करना है। जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करोगे तो आपके सामने इस टाइप से पूरा सेटअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी हमारे ये इन्वर्टेड कॉमा है, हमें इनके अंदर अपना फ्लिपकार्ट का URL को पेस्ट करना है। अब फ्लिपकार्ट के URL के लिए हम अपने गूगल के अंदर फ्लिपकार्ट को सर्च करेंगे। जो भी यहाँ पर URL आ रहा है, राइट क्लिक, देन कॉपी, देन क्लोज और देन पेस्ट, कंट्रोल प्लस V। तो यहाँ पर हमने अपने फ्लिपकार्ट की URL को पेस्ट कर दिया है। अब चेक करते हैं कि ये हमारा URL और जो यहाँ पर ये हमने फ्लिपकार्ट बनाया है वो एज अ लिंक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेव। अब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं तो जो भी हमारा फ्लिपकार्ट का नेम लिखा हुआ था पहले, अब वो एक लिंक के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो थोड़ी देर में यहाँ पर जो भी हमने URL प्रोवाइड किया था जिस भी वेबसाइट का, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा फ्लिपकार्ट का वेबसाइट ओपन हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमारा HTML एलिमेंट है जिसे हम एंकर एलिमेंट बोल रहे हैं। इसको हम HTML एट्रीब्यूट्स बोलते हैं और इसके अंदर जो भी हमने लिखा हुआ है ये हमारी एट्रीब्यूट वैल्यू होती है। ये इतना था। ओके। तो यहाँ पर दिक्कत एक ये है कि जब भी हम लिंक को ओपन कर रहे हैं तो वह लिंक सेम टैब पर ही ओपन हो रही है। हम चाहते हैं कि जो हमारा वेब पेज बनाया हुआ है वो ओपन रहे और जो भी लिंक है वो एक न्यू टैब के अंदर ओपन हो। तो उसके लिए यहाँ पर हम इसके अंदर एक कमांड और ऐड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देन स्पेस टारगेट एलिमेंट, आपको यहाँ पर टारगेट लिखना है, देन यहाँ पर अंडरस्कोप और ब्लैंक को आपको सिलेक्ट कर लेना है और देन सेव। अब जब भी हम यहाँ पर अपने इस लिंक को ओपन करेंगे
तो ये लिंक हमारा अब एक न्यू पेज के अंदर ओपन होगा, मतलब एक नए टैब के अंदर ओपन होगा, जिससे हमारे जो पहले वाला टैब है वो वैसे का वैसा ही ओपन रहेगा और अपनी लिंक को एक न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर पी एलिमेंट के बारे में समझा, बटन एलिमेंट के बारे में समझा, उसके अलावा ई लिंक के बारे में समझा कि कैसे करके हम किसी वेबसाइट का लिंक अपने वेब पेज के अंदर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसके अंदर कोई भी स्पेसिंग का उपयोग कर रहे हैं तो उसका कोई भी फर्क हमारे वेब पेज के अंदर शो नहीं होगा,